हाय हेलो, स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आ रही है। तो बेसिकली जो सरकारी कर्मी वेट कर रहे थे एट्थ पे कमीशन के बारे में, क्या कुछ जो अपडेट है लेटेस्ट आ रही है या फिर जो इम्प्लीमेंटेशन है कब होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। तो जैसे हम सबको पता है कि जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी है वो एट्थ पे कमीशन का बेसब्री से इंतज़ार यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि कब एट्थ पे कमीशन इम्प्लीमेंट होगा और कब सैलरी बढ़ेगी। क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण सरकारी कर्मियों की जो आर्थिक परिस्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है, क्योंकि 2016 में लास्ट जो पे हाइक हुआ था सेवन्थ सीपीसी के रूप में, उसके बाद कोई भी यहाँ पे पे हाइक नहीं हुआ है। तो देश में महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके हिसाब से सैलरीज नहीं बढ़ने के कारण स्पेशली ग्रुप डी और ग्रुप सी के एम्प्लॉयज़ को बहुत यहाँ पे तकलीफ देखने को मिल रही है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी ऑलरेडी पे कमीशन को क्रिएट किया है रंजना देसाई इनके अध्यक्षता में, और उनका काम भी ऑलरेडी चल रहा है। तो जो डेडलाइन एक्सटेंशन है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, कब फिटमेंट फैक्टर का डिसीजन आएगा और कब कब से वो लागू होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है द जून 15 डेडलाइन एक्सटेंशन हो चुकी है। फाइनल सबमिशन एंड टॉप यूनियन डिमांड्स फॉर दी 8 सेंट्रल पे कमीशन क्या कुछ निकल कर आ रही है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। मेमोरेंडम टाइमलाइन एक्सटेंडेड। तो बेसिकली मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए, मतलब जो सरकारी कर्मियों के संगठन है जैसे कि एनसीजेसीएम हो गया, शिव गोपाल मिश्रा जी के अध्यक्षता में ऑल इंडियाज रेलवेज मेंस फेडरेशन हो गया, फिर पेंशनर्स का एक संघ हो गया। तो ये सभी जो संगठन है इनके माध्यम से सरकार ने पूछा था, या फिर जो एट्थ पे कमेटी है उन्होंने कहा था कि आपके जो एक्सपेक्टेशन होंगे उसको अपना एक प्रूफ के साथ आप सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक डेडलाइन दी गई थी जून 15 तक, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बेसिकली उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, और एनसीजेसीएम ने क्या कुछ यहाँ पे सबमिट किया है उसके बारे में भी हम जान लेंगे। The deadline extension June 15, 2026. The 8th Central Pay Commission has officially extended the final timeline for the memorandum submission to June 15. This move allows the stakeholders, including major unions and associations, to give the additional time to refine their complex financial proposals. तो फाइनल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे द कमीशन क्लैरिफाइड दैट दिस इज द फाइनल एक्सटेंशन, नो फिजिकल और हार्ड कॉपीज विल बी एक्सेप्टेड, वाइडर कंसल्टेशंस विल बी डन। जैसे कि कोलकाता, उड़ीसा एंड यूपी टुगेदर ग्राउंड लेवल पे जो है एम्प्लॉय सेंटीमेंट यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट कहा जा रहा है कि द टॉप 3 यूनियन प्लेयर्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो एनसीजेसीएम का ही नाम आएगा। ऑब्वियसली द नेशनल काउंसिल जॉइंट कंजर्वेटिव मशीनरी रिप्रेजेंट द स्टाफ साइड स्प्रेयर हेडिंग द कोर डिमांड फॉर अ हायर फिटमेंट फैक्टर। फिर बीपीएमएस आता है जो कि द भारतीय तो प्रतीक्षा मजदूर संघ, जो कि हम बीपीएमएस कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग द सिविलियन डिफेंस हैज प्रपोज द मोस्ट रेडिकल मिड पॉइंट मिनिमम पे ऑफ 72,000। तो बीपीएमएस का कहना है कि 72,000 जो है मिनिमम पे यहाँ पे मिलना चाहिए सरकारी कर्मियों को, जो कि यहाँ पे प्रपोज्ड है। फिर उसके बाद कॉन्फेडरेशन आता है जो फोकसेस ऑन स्ट्रक्चरल डिस्प्यूटिटीज पे कमीशन एंड द क्रिटिकल रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ओपीएस को रिस्टोर करने पे बहुत ज़्यादा जोर जो है फेडरेशन ने यहाँ पे दिया है, कॉन्फेडरेशन ने। उसके बाद फिटमेंट फैक्टर का बैटल यहाँ पे कहा जा रहा है, जो कि C3.83 का जो फिटमेंट फैक्टर है इसकी मांग यहाँ पे लगातार की जा रही है। लगातार यहाँ पे 3 गुना सैलरी बढ़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि 3.83 का जो डिमांड है ये रखा जा रहा है सरकारी कर्मियों द्वारा। स्केलिंग द मल्टीप्लायर, द फिटमेंट फैक्टर इज द मल्टीप्लायर यूज टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग बेसिक पे इनटू अ रिवाइज्ड पे।
While the 7th CPC used 2.57, major unions like NCJCM are pushing for a 3.83 factor to account for a 86.7% rise in the national income. Experts suggest a realistic compromise might fall between 2.86 and 3.05. देखिए NCJCM तो कह रहा है 3.83 होना चाहिए क्योंकि 7 CPC में हमें 2.57 मिला था, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कहीं पे जाके 2.86 या फिर 3.05 तक हो सकता है, 3.83 नहीं हो सकता, लेकिन वो फाइनलाइज नहीं है। अभी भी NCJCM अपने स्टैंड पर अड़ा हुआ है और देश में महंगाई को देखते हुए NCJCM का ये मानना है कि 3.83 तो मिनिमम हमें मिलना ही चाहिए। लेकिन सरकार इस पर क्या स्टैंड लेगी, 8th पे कमेटी क्या इस पर रिपोर्ट सबमिट करेगी, ये आगे आने वाले दिनों में चर्चा का विषय हो सकता है। फिर उसके बाद मिनिमम बेसिक पे प्रपोजल्स की अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम पे प्रपोजल्स अगर आप यहाँ पे देखें चार्ट में, तो करंट 7 CPC में 18,000 मिनिमम पे है। जैसे कि कोई ग्रुप डी का एम्प्लॉय है, जब भी वो ज्वाइन कर रहे होंगे तो उनको मिनिमम बेसिक पे जो है 18,000 यहाँ पे मिलेगा। दैट इज करंट अकॉर्डिंग टू द 7 CPC। लेकिन एक्सपर्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि 34,560 होना चाहिए मिनिमम बेसिक पे। देखिए जब मिनिमम बेसिक पे बढ़ता है राइट, तो उसके साथ ही साथ HRA ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, DA बढ़ जाएगा, बाकी के सभी अलाउंसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारे जो अलाउंस होते हैं वो मिनिमम बेसिक पे ही डिपेंड करते हैं। क्योंकि जब बेसिक बढ़ जाता है तो ऑलरेडी जो दूसरे फैक्टर्स है वो भी बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए सरकारी कर्मियों का ये कहना है कि मिनिमम जो है सैलरी मतलब बेसिक जो है 34,000 होना चाहिए। यूनियन AICTU का कहना है कि 54,000 होना चाहिए, यूनियन NCJCM का कहना है कि 68,940 और यूनियन BPMS का कहना है कि 72,000 मिनिमम यहाँ पे सैलरी देनी चाहिए सरकार को। तो ये तो हो गया कंपैरिजन की कौन सा संगठन कितना यहाँ पे प्रपोज कर रहा है या फिर मांग रहा है। फिर उसके बाद बियॉन्ड सैलरी स्ट्रक्चर अगर दूसरे बेनिफिट्स की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स डिमांड यहाँ पे की जा रही है। जैसे कि 6% एनुअल इंक्रीमेंट, मतलब हर साल 6% का इंक्रीमेंट यहाँ पे सरकारी कर्मी मांग रहे हैं। फिर उसके बाद फैमिली यूनिट रिवीजन कैलकुलेटिंग नीड्स बेस्ड ऑन दी 5 यूनिट्स इंक्लूडिंग पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ 3। मतलब अभी तो फैमिली यूनिट में सिर्फ 3 को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि पति पत्नी और उनका एक बच्चा, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स को भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए और फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करना चाहिए, जो कि सरकारी कर्मियों का दूसरा यहाँ पे बहुत बड़ा मांग है। फिर DA रैशनलाइजेशन, अ मोर फ्रीक्वेंट और सेंसिटिव एडजस्टमेंट फॉर दी डियरेंस अलाउंस। अभी तो देखिए हर 6 महीने में DA बढ़ा दिया जाता है, मतलब लाइक एक साल में तो 2 ही बार बढ़ेगा सैलरी, ठीक है, लेकिन उसको मोर फ्रिक्वेंट करने की यहाँ पे मांग है, हर 3 महीने में DA को बढ़ाने की भी यहाँ पे मांग रखी जा रही है, जो कि थर्ड यहाँ पे एक मांग हम कह सकते हैं। तो उसके बाद द पेंशन रिफॉर्म फोकस, पेंशन पे भी यहाँ पे सरकारी कर्मियों द्वारा फोकस रखा जा रहा है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो 67% पे रिप्लेसमेंट, 67% जो है स्टार्टिंग पेंशन होनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी मांग यहाँ पे रखी जा रही है। मेजर यूनियंस आर प्रायोरिटाइजिंग द पेंशन रीस्ट्रक्चरिंग, द NCJCM हैज़ एडवोकेटेड फॉर अ मिनिमम पेंशन एट 67% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन। अभी जो LPD मतलब क्या होता है, जब भी आप रिटायर्ड हो रहे होंगे तो आपको पेंशन कितना मिलता है नॉर्मली, अभी की अगर बात करें तो 50% मिलेगा, फैमिली पेंशन जो है 30% मिल जाएगा। लेकिन सरकारी कर्मी ये चाह रहे हैं कि जो आगे 8th पे कमीशन के बाद जब रिटायर्ड होंगे एम्प्लॉयज़ तो उनको 67% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन मिलना चाहिए, और जो बेसिकली जो फैमिली पेंशन है वो 50% हो जानी चाहिए। एडिशनल डिमांड्स इंक्लूडिंग अ प्रोग्रेसिव एज लिंक्ड स्केल एमिंग फॉर 100% सैलरी रिप्लेसमेंट बाय एज ऑफ 90, और उसमें और भी एज वाइज हाइक की भी बात की जा रही है, जैसे 70%, 70 ईयर्स के बाद जो 15% हाइक होना चाहिए, फिर 80 ईयर्स पे 20%, फिर वैसे ही 90 ईयर्स पे 100% हाइक होना चाहिए। कुछ इस तरह से एक कैलकुलेशन जो है, प्रपोजल जो है वो भी रखा गया है। उसको हमने दूसरे वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है विथ एग्जांपल्स, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। पेंशन इज़ नॉट अ बाउंटी, इट इज़ अ हार्ड अर्न मनी, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर ठीक है तो उसके बाद अगर हम टाइमलाइन की बात करेंगे तो टाइमलाइन बेसिकली